हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ एनसीईआरटी ऑफ द चैप्टर 17, दैट इज़ द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये हमारी क्लास 11 बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है। सो बिफोर गोइंग टू द वीडियोज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं एक एक एनसीईआरटी की लाइन डिस्कस करूँगी द चैप्टर दैट ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। साथ में ये वीडियो बेसिकली सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है। और बाकी जैसे कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन करते हैं लाइक नीट सीयूएट, तो उसके लिए भी एनसीईआरटी मस्ट होती है। तो यहाँ पे बेसिकली एनसीईआरटी की लाइंस डिस्कस हो रही है, तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो नीट का जो पैटर्न है पिछले 2 साल से वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, तो एनसीईआरटी इज़ मस्ट। So let's start with the video. So here, before going to the breathing and exchange of gases, first I like you to describe the difference between the breathing and respiration. So बहुत सारे बच्चों को ये confusion होती है, वो breathing को ही respiration कहते हैं और respiration को ही breathing कहते हैं, बट ये दोनों ही अपने आप में ही वो दोनों अलग terms हैं. So let's describe this first. Okay, so here's the difference between the breathing and रेस्पिरेशन. सो बेसिकली जो ब्रीदिंग होता है, अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो सांस लेना और सांस छोड़ना, दैट इज़ ओनली द ब्रीथिंग. सो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन, सो रेस्पिरेशन इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस. इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जैसे कि हम जो खाना खाते हैं वो पहले सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होता है, जिसे हम डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं. एंड देन वो जो सिंपल कंपाउंड है वो देन कन्वर्ट करा जाता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके. सो उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं. So both are the different terms. So let's discuss with the points. So breathing is a mechanical process by which fresh air is sent to the lungs while removing carbon dioxide from the body. Simple. Here, respiration is a cellular process. Basically सेल के अंदर होता है by which simple organic compound like जैसे कि ग्लूकोज हुआ is oxidized. वो ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसे ब्रेक डाउन करा जाता है ताकि केमिकल एनर्जी रिलीज हो सके इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी. सो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है. एंड बेसिकली हमारा क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है और ये केमिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, राइट. इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ अ वॉलंटरी एक्शन. और रेस्पिरेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, सेल के अंदर जो भी हो रहा है वी कैनॉट कंट्रोल इट, सो इट इज़ अ इनवॉलंटरी एक्शन. एंड इट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, क्योंकि सेल के बाहर होता है. सांस लेना सांस छोड़ना बाय द नोजल चैम्बर, जो भी ब्रीथिंग में पढ़ेंगे तो वो होता है. और बेसिकली जो रेस्पिरेशन है वो इंटरनल प्रोसेस होता है. सो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में. देन कंटिन्यू द एनसीईआरटी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से एनसीईआरटी से. एज यू हैव read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down nutrition molecules like glucose and to derive energy for performing various activities. तो अभी मैंने उस पॉइंट में क्लियर कर दिया है. बेसिकली हमारे पास लाइक ग्लूकोज हुआ, ठीक है, वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर, एनर्जी के अंदर. एंड दैट एनर्जी इज एटीपी के फॉर्म में वो स्टोर होती है, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन. कैटाबॉलिक का मतलब वो रिएक्शन होता है जिसमें सामान टूटता है, इसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट वाई इज नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन. एंड इज देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज आउट. सिंपल सी बात ये है कि हमें ऑक्सीजन अंदर लेनी ही पड़ती है ताकि हमारा ऑक्सीजन फूड का ब्रेक डाउन हो सके, हमें एनर्जी मिल सके. एनर्जी नहीं होगी वी कैन नॉट फंक्शन इट प्रॉपरली, ठीक है. हम फंक्शन प्रॉपरली क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है. और CO2 में बाहर निकालनी पड़ती है, अगर एक्सेस CO2 हो जाएगी तो वो भी हार्मफुल होगी हमारे लिए, राइट. सो इस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल, यानी कि एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन का इनटेक करना और CO2 का आउटटेक करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं. और यहाँ पे एनसीईआरटी में बोला गया कॉमन नेम से रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, बट ये रेस्पिरेशन का पार्ट है, नोट अ रेस्पिरेशन, ठीक है. अब ये यहाँ पे बोला गया है कि अपना हैंड चेस्ट पे प्लेस करो, सो यू कैन फील कि आपकी चेस्ट अप डाउन करती है, तो आप किस तरह से सांस लेते हैं, किस तरह का मैकेनिज्म होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट इज़ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम बता रखा है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रीदिंग. mechanism of breathing vary among different group of animal depending mainly on the habitat and the level of organization. तो बेसिकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कितना वेल डेवलप्ड हो जाना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो बेसिकली डिपेंड करता है वो किस हैबिटेट में रह रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर वो एक्वाटिक में रह रहे हैं तो वो वहाँ पे पानी होगा तो वहाँ पे लंग्स तो काम नहीं करेंगी, ठीक है. तो वहाँ पे क्या काम करेंगे, गिल्स काम करेंगे. उसी तरह से टेरेस्ट्रियल अगर ऑर्गेनिजम्स है तो वहाँ पे गिल्स काम नहीं करेंगे, वहाँ पे लंग्स काम करेंगे. तो हैबिटेट पे डिपेंड करती है और कितना उसे नीड है एनर्जी की. छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको कम नीड होती है एनर्जी की, तो उनका सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है. ह्यूमन्स इज़ अ वेरी बेसिक एनिमल, तो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उसका जो सिस्टम होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा. अब यहाँ पे है कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है कि स्पॉन्जेस, सीडेंटेटा, फ्लैटवर्म्स, प्लेटी हेलमिट्स,
फ्लैटवर्म इज पार्ट ऑफ प्लेटी हेलमेट। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होती है और CO2 होती है, सिंपल डिफ्यूजन होती है, यानी कि उनकी पूरी एंटायर जो बॉडी सरफेस होती है, लेट मी ड्रॉ हियर। तो यहाँ पे उनकी जो बॉडी सरफेस होती है, फॉर एग्जांपल ये उनकी बॉडी सरफेस है, तो उनकी बॉडी सरफेस में से सिंपल डिफ्यूजन के टुवर्ड्स, मतलब डिफ्यूजन से उनकी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सकती है। जैसे कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन क्या है, कम है, बाहर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में उनकी बॉडी सरफेस से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। और उसी तरह से क्या होगा कि CO2 क्या हो जाएगी, वो रिमूव्ड हो जाएगी, राइट, क्योंकि CO2 की कंसनट्रेशन बाहर कम होगी और सेल के अंदर कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे सरफेस में जाता है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की, यूज़ देयर मोइस्ट क्यूटिकल सरफेस, यानी कि वो अपनी क्यूटिकल सरफेस यूज़ करता है। इंसेक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, तो उनके पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, जैसे ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। जैसे कि आपने कॉकरोच के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा, तो कॉकरोच के अंदर ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम होता है, जहाँ से वो क्या करता है, डिफ्यूजन करता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक फेयर विद इन द बॉडी। उसी तरह से कुछ स्पेशल वस्कुलराइज स्ट्रक्चर होते हैं, वस्कुलराइज यानी कि कंडक्शन के लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्का हो गए, वो यूज़ करते हैं। उसी तरह से वस्कुलराइज बैग यानी कि कंडक्शन बैग्स होते हैं, जो कि हम इसे कह सकते हैं एयर टाइट चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लंग्स होती है, जो कि यूज़ की जाती है टेरेस्ट्रियल यानी कि जो ज़मीन में रहने वाले होते हैं, एक्सचेंज करने के लिए। उसी तरह से अगर हम हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जैसे कि हमारे वर्टिब्रेट्स हो गए, जैसे कि फिशेज़ हो गई, ठीक है, वो क्या करते हैं, गिल्स यूज़ करते हैं। उसी तरह से रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हो गए, वो लंग से रिस्पायर करते हैं। एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग है कि हमारे पास एक एक्सेप्शन होते हैं, जो कि स्किन से भी अपनी रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। मैमल्स के पास एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो कि अब हम पढ़ेंगे, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाने से पहले एक शॉर्ट मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, तो यहाँ से आपको ईजी पता लग जाएगा, राइट। सो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास एक नोस्ट्रिल होती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं नोज़ ओपनिंग कहते हैं, जो कि 2 होती है, ठीक है। तो नोस्ट्रिल होती है, उस नोस्ट्रिल से फिर जो हमारी एयर है वो क्या जाती है, नेसल पैसेज में जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या करती है, एंटर करती है बाय नोस्ट्रिल, फिर वो नेसल पैसेज से जाते हुए नेसल चैम्बर में जाती है, राइट। नेजल चैम्बर से होते हुए फिर वो फेरनिक्स में जाती है। फेरनिक्स क्या होता है, एक कॉमन पैसेज होता है, किसके लिए, एयर के लिए भी और फूड के लिए। फिर वो डिवाइडेड हो जाता है लैरिंक्स और ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। और फिर वो लैरिंक्स जो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। अब वो जो लैरिंक्स है वो आगे जाके उस पर क्या होती है, कवरिंग होती है, किसके ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर एक कवरिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रैकिया, तो यहाँ पे क्या होगी, एक फ्लैप जैसी कवरिंग होगी, ताकि कोई भी फूड ईसोफेगस से यहाँ ना गिर जाए। अगर यहाँ गिर गया तो ये ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लॉकेज होगी तो यहाँ पे हमारी कोई भी एयर का ट्रांसफ़र नहीं होगा, वहीं पे क्या हो जाएगा, एकदम ब्लॉक हो गया, चोकिंग हो गई और वहीं पर बंदा डेड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये प्रिवेंट करती है एपिग्लोटिस। फिर ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया देन फर्दर डिवाइडेड होता है फर्दर 5th थोरेसिस वर्टिब्रे, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, पहले सर्वाइकल होती है, फिर थोरेसिस होती है, 7 थोरेसिस होती है। इसमें 5th पार्ट पे जो ट्रैकिया वो डिवाइड करता है ब्रोंकाई में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये जो होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, ब्रोंकाई होता है। अब ब्रोंकाई जो होता है वो फिर सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह स्टेजेस में डिवाइड होता है। फिर उसके बाद वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड होता है, ये भी हमारा सेकेंडरी टर्शरी तक जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में जो ब्रोंकाई होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब ये मैं जूम करती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट हमारा टर्शरी ब्रोंकाई है, ठीक है। फिर ये जो बैग, ये ऐसे स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, लेट मी ड्रॉ विद अनदर कलर। सी जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, बेसिकली ये जो होता है, ये बेसिकली हमारे पास एल्वेलाई होती है, ठीक है। सो बेसिकली ये वाली एल्वेलाई होती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है हमारा जो भी पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। द फर्स्ट वन इज़ द कंडक्शन पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में से हमारी गैसेस का क्या होता है, कंडक्शन होता है, यानी कि उनका ट्रांसपोर्ट होता है, इधर से इधर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट का पूरा कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा नोस्ट्रल से लेके हमारा सेकेंडरी ब्रोंकियल तक है, राइट, ठीक है। उसी तरह से हमारा दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है हमारा एक्सचेंज पार्ट, यानी कि एल्वेलाई और साथ में उसकी जो कंडक्टिंग डक्ट्स होगी, कैपिलरीज वगैरह होगी, वो हमारा क्या होता है, एक्सचेंज पार्ट होता है, ठीक है। ये एक समरी बताई है। अब हम डिस्कस करते हैं विद अ लाइन ऑफ NCERT, ओके। तो यहाँ पे है कि वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है, जिसके ऊपर एक लिप्स होते हैं। फिर उसके नेजल चैम्बर से नेजल पैसेज की तरफ जाता है। नेजल चैम्बर देन फेरनिक्स में ओपन होती है, कॉमन पैसेज मैंने बता चुकी हूँ। फेरनिक्स विद लैरिंक्स रीजन
ठीक है, ओपन होती है इंट्रोट्रैकिया में। लैनियस क्या होता है, कार्टिलेजस का टिश्यू होता है, ठीक है, कार्टिलेजस तो उसका बना हुआ होता है जो कि हमें साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है, इसलिए इस लैनियस को हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं, राइट। ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन कार्टिलेजस फ्लैप, जैसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, थिन कार्टिलेजस की बनी हुई होती है, ठीक है। ये हमारे जो भी है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ है, राइट। टू एक्सटेंडेड अप टू मिड थोरेसिस कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट, यानी कि दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड होती है हमारी जो ब्रोंकिया है, राइट, मैंने बता चुकी। फिर हमारी जो ईच ब्रोंकिया है वो रिपीटेड डिवीजन करती है सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकिया में, फिर ब्रोंकियल्स में जाती है, फिर उसके बाद लास्ट में टर्म्पियम ब्रोंकियल होता है। फिर द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकिया, द इनिशियल ब्रोंकियल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस की रिंग्स होती हैं, तो इनसे सपोर्टेड होता है, ठीक है। Each terminal bronchi give to rise to a number of very thin, irregular walled and vascular back-like structure, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। उसी तरह से ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ये जितने भी है, क्या ये पूरा यानी कि ब्रोंकिया हो गया, ब्रोंकियल्स हो गया, एल्वेलाई हो गया, ये क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं, राइट। फिर वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरो मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लूरो मेम्ब्रेन से दो मेम्ब्रेन्स कवर करती है लंग्स को। ऐसा क्यों करती हैं, देखो एक हमारी एक ये लेयर होगी, ठीक है, एक ही दूसरी लेयर होगी, ठीक है, लंग्स को कवर, इनके बीच में क्या होता है, फ्लूइड होता है। अब जब हमारी लंग क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड इन दो मेम्ब्रेन के बीच में होता है, ठीक है, इन बिटवीन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो थोरेक्सिक कैविटी के कॉन्टैक्ट में होगी, राइट, ठीक है। वाइल द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन द कॉन्टैक्ट विद द लंग, तो वो लंग की कॉन्टैक्ट में होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रल टू द टर्मिनल नोस्ट्रल, इसे हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। और एल्वेलाई साथ उसके जो डक्ट होते हैं उसे एस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, इनके से रेस्पिरेटरी पार्ट भी कहते हैं, और ठीक है। फिर जो कंडक्टिंग पार्ट होता है उसके 4 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि पहले तो वो हवा को अंदर बाहर से एल्वेलाई तक लेके आएगा, द फर्स्ट फंक्शन इज हियर, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या करता है कि एयर को हवा अच्छे से क्लियर करेगा, फॉरेन पार्टिकल को, बैक्टीरिया वगैरह ना हो तो उसे क्लियर करेगा। थर्ड ये होता है कि इसे ह्यूमिडिफाई, थोड़ी नमी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एकदम ठंडी ठंडी हवा होगी तो जिसे हम कहते हैं ना सर्दियों में छाती जाम होना, तो वो हो जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर को उस अपनी बॉडी टेम्परेचर में लेके आएगी, ठीक है। तो ये सारा काम किसका होता है, ये हमारा काम होता है कंडक्टिंग पार्ट का। फिर उसके बाद एक्सचेंज पार्ट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, जो हमारा एल्वेलाई पार्ट है बेसिकली, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली वो एक्सचेंज पार्ट है, उसमें ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर में। फिर उसके बाद आता है हमारा जो लंग्स होती हैं आर सिचुएटेड इन द थोरेसिस चैम्बर, ठीक है। जो हमारे जो लंग्स है वो थोरेसिस चैम्बर में एनाटॉमिकली क्या होती है, एक एयर टाइट चैम्बर होती है, उसमें से बिल्कुल भी हवा लीक नहीं करती। थोरेसिस चैम्बर किस तरह से होता है कि हमारे पास बेसिकली हमारे पास एक ह्यूमन है, तो इसकी बेसिकली ये जो कैविटी होती है दैट पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, थोरेसिस कैविटी कहते हैं। तो पीछे की जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, डोर्सल साइड कहते हैं, और आगे की जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी जो पीठ की साइड होती है, यहाँ पे हमारी बैकबोन होती है, दैट इज़ अ डोर्सल साइड, और जहाँ पे हमारी स्टर्नम होती है, ठीक है, यहाँ पे बीच का जो स्टर्नम पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड कहते हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि जो थोरेसिस चैम्बर है वो कैसे बना होता है, इस फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिबल कॉलम, पीछे वर्टिबल कॉलम होती है, आगे स्टर्नम से सपोर्ट होती है, साइड में रिब्स होती हैं, और ऑन द लोअर साइड में यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी होती है, राइट। लोअर साइड में डोम शेप क्या होता है, यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, डोम शेप, तो वहाँ से सपोर्टेड होता है। एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ द लंग्स इन द थोरेस सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी विल रिफ्लेक्टेड इन द लंग को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी कैविटी कहते हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब है, लंग अपने आप रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, थोरेसिस कैविटी अगर रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसकी वजह से लंग्स अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी। तो ये सब चीज़ें मदद करती है लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में, ताकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सके। वो हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से होता है, हमें लंग्स को क्यों कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना है, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट इज इनिशियल फॉर ब्रीथिंग के लिए काफ़ी मदद होता है। वी कैनॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी कि लंग्स का वॉल्यूम हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, वी कैनॉट चेंज बिकॉज हमारी इतनी एबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फ्लोइंग स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कौन से स्टेप होता है, सबसे पहले ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसे हम कहते हैं, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रोन इन एंड CO2 रिच एल्वेरी लेयर इज रिलीज आउट, यानी कि ऑक्सीजन हम अंदर लेंगे और CO2 हम क्या लेंगे, बाहर फेंकेंगे, ठीक है। तो सेकेंड ये है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ऑक्सीजन CO2 अक्रॉस एल्वेली मेम्ब्रेन, तो यानी कि बेसिकली मैं अगर यहाँ पे एल्वेलाई मेम्ब्रेन बनाऊँ तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जाएगी
टू द कैपिलरीज और यहाँ से CO2 अंदर जाएगी। तो ये पार्ट होता है यानी कि फर्स्ट पार्ट सांस लेना, सेकेंड एल्वेरी में एक्सचेंज होना, दूसरा क्या होता है ये जो ब्लड कैपिलरीज है जिसने CO2 लिया वो ब्लड को देगी, अब ब्लड जो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ट्रांसपोर्ट टू गैसेज बाय द ब्लड। अब डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। अब बेसिकली क्या हुआ, अब यहाँ से एल्वेरी से कैपिलरीज में या कैपिलरी से ब्लड में गया। अब ये ब्लड जिस टिश्यू को एनर्जी की ज़रूरत है यानी कि जैसे ब्रेक डाउन कराना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज के सोर्सेज है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, इसको ब्रेक डाउन कराना है तो उस टिश्यू के पास ये ऑक्सीजन जाएगी और यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन करवाएगी। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट हो गया। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्ट इन रिलीज ऑफ CO2। और फिर उस तरह से हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से CO2 प्लस ATP प्लस वाटर जो हमारी रिएक्शन होती है, जो आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। दैट्स इट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, किस तरह से ब्रीथिंग होती है। तो ब्रीथिंग में 2 स्टेजेस होते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ द एक्सपायरेशन, जिसमें हम क्या लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, एक्सपायरेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोसफियर। प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाती हूँ हेयर। ओके, सो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास लंग्स है। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है, लंग्स है, और ये बाहर का क्या है हमारे पास, एटमोसफियर है। लेट ड्रॉ विद द ब्लू कलर। सो ये बाहर का क्या है हमारे पास, एटमोसफियर है, राइट। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट की बात करते हैं, सिंपल भाषा में बात करते हैं। सिंपल भाषा में बात करते हैं, अगर हमारे पास प्रेशर अगर यहाँ पे ज़्यादा है और कंपैरिजन में और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, सो बाय द डिफ्यूजन प्रेशर हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। ठीक है, तो यहाँ जितनी भी जो भी हमारी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे जाएंगे, बाहर जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, राइट। उसी तरह से सपोज, ठीक है, उसी तरह से अगर हमारा प्रेशर अंदर क्या है कम है और बाहर क्या है ज़्यादा है, तो बाहर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर गैसेस जाएंगी, तो बाहर से जो गैसेस होंगी वो क्या आएंगी, अंदर आएंगी। ठीक है, अब बेसिकली अगर हमें प्रेशर को चेंज करना है तो हम प्रेशर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो इन केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा दैट प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, राइट। तो अगर हम किसी चीज़ का वॉल्यूम, अगर हम सपोज करें हमें फर्स्ट प्रोसेस करना है विच इज़ इन द पोर्शन ऑफ द रेड, तो हमें गैसेस क्या लानी है, हमें गैसेस बाहर निकालनी है। ठीक है, अगर हमें गैसेस बाहर निकालनी है, ठीक है, तो प्रेशर यहाँ का क्या है, प्रेशर यहाँ का हाई है। ये भी मैं बता देती हूँ, ऊपर नीचे करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। सो बेसिकली अगर हमें, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर हाई है। प्रेशर हाई कब कर सकते हैं, अगर हम वॉल्यूम को कम कर दें। अगर हमारा वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर ज़्यादा हुआ, तो हवा हमारी जो होगी वो बाहर चली जाएगी। उसी तरह से इन सेकंड सिचुएशन, अगर हमें प्रेशर को कम करना है तो अगर हम वॉल्यूम को ज़्यादा कर दें तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हुआ तो बाहर की जो गैसेज है वो अंदर आ सकती हैं। उसी तरह से हमारी लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, उसी तरह से हमारी लंग्स के अंदर किस तरह की सिचुएशन होती है, सपोज दैट इज़ अवर लंग। ठीक है, अगर लंग के अंदर हमें क्या करना है, इंस्पायरेशन करना है। इंस्पायरेशन का मतलब है ऑक्सीजन को अंदर लाना है। अगर ऑक्सीजन को हमें अंदर लाना है तो हमें वॉल्यूम को, सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन को अंदर लाना है तो हमें प्रेशर को अंदर का कम करना पड़ेगा। अगर प्रेशर कम करना पड़ेगा तो हमें वॉल्यूम इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे, अब वो वॉल्यूम इंक्रीज़ कैसे होगा, वो हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो स्टर्नम है, वो इस वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगी, तो प्रेशर कम और हवा अंदर। उसी तरह, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको बताऊँगी सो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके, सो इंस्पायरेशन कैन अगर इफ़ द प्रेशर विद इन द लंग्स, जिससे हम क्या कहते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इज़ लेस दैन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, ठीक है, देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। इसे हम क्या कहेंगे, अगर प्रेशर कम हुआ तो हम प्रेशर को क्या कह सकते हैं, नेगेटिव कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपायरेशन के अंदर क्या होगा, व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हाई देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंट्रा प्रेशर जो होगा वो हाई होगा, ठीक है, ठीक है, उस तरह से हमारी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। उसी तरह से हमारे पास क्या होता है, डायफ्रागम होता है और स्पेशल सेट ऑफ मसल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं, जो रिब्स के बीच में होती है, वो इसको हेल्प कराती है लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने में and help in generation of such gradient. अब inspiration is initiated by the contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis. सिंपल सी बात यह है कि अगर इंस्पायरेशन को स्टार्ट कराना है तो ये जो डायफ्रागम होता है इस तरह से होता है, ठीक है। अगर डायफ्रागम हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो इस तरह से हो जाएगा, जिससे लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसी तरह से विद इंक्रीज इनिशिएट विद द ओके, ठीक है, एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, उनकी भी कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाती हैं, ठीक है। एंड द स्टर्नम causes an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsal ventral axis, और जो आगे की जो एक्सिस है और पीछे की है, मतलब डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की तरफ क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हुआ, प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगी, हमारी अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिस वॉल्यूम कॉज इंक्रीज इन सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, जैसे थोरेसिस वॉल्यूम चेंज होगा उसी तरह से हमारा पल्मोनरी, क्योंकि थोरेसिस के अंदर ही हमारी लंग्स है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, इसे हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं, सिंपल, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे जो डायफ्राम है वो फिर दोबारा रिलैक्स स्टेट में आ जाए और इंटरकोस्टल जो मसल्स है वो अपनी रिटर्न आ जाए टू द डायफ्रागम के पास, और स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा थोरेसिस चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और उसी वजह से हमारा क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। इसकी वजह से दिस leads to increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure causing the expulsion of air from the lungs। उसकी वजह से हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, और जिसकी वजह से जो हमारी एयर है वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है, डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हुआ, एयर हमारी अंदर आई। उसी तरह से अगर यहाँ पे हमारी बात करते हैं, ये हमारा रिलैक्स स्टेट में आया, वॉल्यूम कम हुआ, हवा बाहर जाए क्योंकि प्रेशर अंदर का ज़्यादा हो गया। सिंपल फंडा है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तो हमारी नॉर्मल बात हुई, हम क्या कर सकते हैं, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। जैसे कि एथलीट्स वगैरह हो गए, उनकी जो ब्रीथिंग रेट है वो हमसे नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होती है, इसलिए होती है क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं अपना ब्रीथिंग पैटर्न बाई दी जो हमारी जो मसल्स होती है कहाँ पे, एब्डोमेन में, उसकी वजह से हम ये अपनी ब्रीथिंग पैटर्न को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज एक हेल्थी ह्यूमन 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 12 से 16 बार इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन बोथ करता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन क्लिनिकल एस्टिमेट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। तो बेसिकली जो हमारा स्पायरोमीटर है वो इसमें हमारा मदद करता है ब्रीथिंग पैटर्न को कंट्रोल कर, मतलब देखने के लिए कि उसका ब्रीथिंग रेट क्या है। स्पायरोमीटर इज़ यूज टू कैलकुलेट द रेट ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है अगर अप डाउन हुआ, कुछ भी हुआ, तो हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस से पता चल जाएगा उसका ब्रीथिंग पैटर्न कम है तो क्या डिसीज़ है, अगर ज़्यादा हुआ, एक्सेसिव ज़्यादा हुआ तो क्या डिसीज़ है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। तो इसके अंदर हमें डिफरेंट वॉल्यूम्स बता रखे हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो कितनी ले सकते हैं, हम छोड़ते हैं तो कितनी छोड़ सकते हैं, तो उसके डिफरेंट हमें एमएल्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम का मतलब वो वॉल्यूम होता है कि जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं या फिर सांस छोड़ते, एक नॉर्मल रेस्ट पे है जो बंदा, ठीक है, रेस्ट पे बंदा है, ठीक है, एक बंदा है जो कि रेस्ट पे है, ठीक है, वो कितनी सांस ले रहा है और कितनी सांस छोड़ रहा है ना, रेस्ट पोजीशन, ठीक है, उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और जो कि अप्रॉक्सीमेटली ना नॉर्मल रेस्पिरेशन वो कितनी होती है, 500 ml होती है। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि 500 ml है और 1 मिनट की बात करते हैं तो 60 सेकेंड्स कर देते हैं। नहीं, 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है, वो लेता है 12 to 50 टाइम्स अप्रोक्स। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू हमारी 6000 to 8000 ml मिलती है, नॉट लीटर, दैट इज़ इन ml, ठीक है। उसी तरह से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एडिशनल कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम अंदर ले सकते हैं, ठीक है, बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी कि ज़बरदस्ती हम जब खुद सांस लेते हैं तो हम कितनी ले सकते हैं, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2500 to 3000 ml, ठीक है। उसी तरह से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन जब वो खुद ज़बरदस्ती सांस छोड़ता है तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी वो छोड़ सकता है, वो छोड़ सकता है 1000 to 1100 ml।
सो दैट सिंपल, ठीक है। तो आपको ये जो क्वांटिटीज़ है, ये 6000, 500 ml, 2500, 3000 ml, ये आपको लर्न करनी है, बिकॉज कई बार वो क्या करता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इसका सम कितना होगा वो ऑप्शन में पूछ सकता है, ठीक है। उसी तरह से IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, ये क्या होती है, हमारी कैपेसिटीज़ होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो उसका सम पूछ सकते हैं, तो हम यहीं से पता लगाएंगे, ठीक है। हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दिस एवरेज इज 1100 to 1200। सो बेसिकली हमारी जो लंग्स होती है उसमें एक लिमिटेड एयर जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट रहनी चाहिए लंग्स के अंदर, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, वो आपस में चिपक जाएगी, ठीक है। तो वो कितनी होनी चाहिए, वो 1100 to 1200 ml होनी चाहिए। अब इसी तरह की जो क्वांटिटीज़ को है, इसको हम अगर जोड़ें तो हम एक पल्मोनरी कैपेसिटीज़ निकाल सकते हैं जो कि डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, से हम IC कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। कितना एयर वॉल्यूम एक पर्सन अपनी लंग्स के अंदर रख सकता है आफ्टर एक नॉर्मल एक्सपायरेशन, सांस छोड़ने के बाद, तो क्या आएगा, वो टाइडल वॉल्यूम आएगा, जो सांस जितनी वो लेता है और जितनी वो एक फोर्सफुली ले सकता है, सिंपल, ठीक है। उसी तरह से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि कितना परसेंट कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, की सांस लेने के बाद वो कितनी छोड़ सकता है बाहर, तो वो होते हैं हमारे पास टाइडल वॉल्यूम, और जो फोर्सफुली जो छोड़ सकता है वो ERV, सिंपल। उसी तरह से फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ज़बरदस्ती हमने सांस छोड़ी उसके बाद भी हमारी लंग्स में कितनी कैपेसिटी है एयर की, वो होती है ERV प्लस RV, यानी कि जितनी हमने ज़बरदस्ती छोड़ी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, सांस छोड़ने के बाद वो कितनी अंदर ले सकता है मैक्सिमम, तो इसमें इंक्लूड होता है ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी होता है, यानी कि कितनी लंग्स की कैपेसिटी है, ठीक है, वो पूरा इंक्लूड कर देगा रेजिडुअल वॉल्यूम, ERV, टाइडल वॉल्यूम और IRV। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, अब बेसिकली हमारे पास ये क्या होता है, ये पूरा हमारे पास वाइटल कैपेसिटी होता है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ द फुल वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में अगर रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस कर दे तो वो भी हमारी क्या होगी, टोटल लंग कैपेसिटी होगी। एंड बेसिकली ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमारी गैसेस में किस तरह से एक्सचेंज होता है, देन हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एल्वलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि बेसिकली इसमें ये बता रखा है कि जो हमारी एल्वलाई होती है तो बेसिकली वो हमारी प्राइमरी एक्सचेंज होती है, यानी कि सबसे पहले वहाँ पे एक्सचेंज होगा हमारा, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। एक्सचेंज ऑफ गैसेज आल्सो अकर्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, फिर हमारा ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था यहाँ पे एल्वली है, फिर यहाँ पे कैपिलरीज है, फिर यहाँ से ब्लड में जाएगा, ठीक है, फिर ब्लड से हमारा टिश्यू में जाएगा, तो सारी एक्सचेंज होगी, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज होती है वो सिंपली डिफ्यूजन से होती है, जो कि बेस्ड होता है प्रेशर और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पे। अगर कोई क्वेश्चन आता है जिस पे प्रेशर और कंसनट्रेशन दोनों बेसिस होंगे तो आप प्रेशर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, प्रायोरिटी प्रेशर को देंगे। Solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are also important factors that can affect the rate of diffusion। तो यानी कि गैसेस की सोल्यूबिलिटी पे भी डिपेंड करता है और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि कहने का मतलब है अगर मेम्ब्रेन हमारी क्या होगी, मोटी होगी, ठीक है, ज़्यादा मोटी होगी तो उसको जो गैस है उसको क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जितनी मेम्ब्रेन पतली होगी उतना बेटर होगा, ठीक है। इसलिए हमारे पे यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यूज़ यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद आता है कि प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैसेज एंड मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड रिप्रेजेंटेड बाय एज PO2 फॉर ऑक्सीजन। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा प्रेशर होता है गैस, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, हमारे पास ये गैसेज है बहुत सारी, ठीक है, डिफरेंट तरह की गैसेज हैं, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है। हमारी क्या डिफरेंट गैसेज है। अभी जो रेड वाली गैसेज है, ठीक है, ये जो रेड वाली जो गैस है, ठीक है, तो ये पूरे गैसेस में जो रेड का प्रेशर है, इस पूरे गैसेस में काफ़ी सारी गैसेज है, ठीक है, पर्पल और रेड गैसेज है, इनमें से जो रेड वाली जो गैस जो इस पर प्रेशर लगा रहे हैं उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे कि रेड वाली हमारी ऑक्सीजन है और पर्पल वाली हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जो प्रेशर ऑक्सीजन के द्वारा लग रहा है वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ PO2 की फॉर्म में, राइट।
फिर देन यहाँ पे CO2 का भी बता रखा है। पार्शियल प्रेशर जो दो गैसेस का है वो अलग अलग साइड पे क्या होता है, अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक गैस का एक फिक्स्ड हो पार्शियल प्रेशर, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब जैसे कि यहाँ पे टेबल में आपको दे रखा है, ये टेबल आपको याद भी करनी है बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बहुत सारे कि एल्वेलाई के अंदर इतनी पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का डीऑक्सीजनेटेड में इतना है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास रेस्पिरेटरी गैस है, एक ऑक्सीजन और एक है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तभी वो एल्वेलाई के अंदर आ रहा है क्योंकि एल्वेलाई का कम है, ठीक है। तभी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के अंदर गैसेस आ रही है। फिर एल्वेलाई से वो किस पे जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे जाएगी, यानी कि ऐसी ब्लड जिस पे ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर वो इसमें जाएगी, ठीक है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा है, ठीक है। जैसे जो एल्वेलाई से जो ब्लड आई, अब वो टिश्यू के पास जाएंगे, अब वो टिश्यू को देंगी तो टिश्यू के अंदर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो बता रखा है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम होती है तभी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास जाता है, ठीक है। तो ये पूरे एक कंसेप्ट बेस्ड है कि अगर टिश्यू के अंदर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो इधर नहीं जाएगा, ऑक्सीजन इधर नहीं जाएगी, इसलिए टिश्यू के अंदर कम होता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, अब एल्वेलाई से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी, इसलिए इसका जो कंसनट्रेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर के अंदर 0.3 है, ठीक है। और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड के अंदर यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होते हैं वो 45 है, और ऑक्सीजन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के कंसनट्रेशन कम होते हैं वहाँ पे 40 है। तो ये आपको ये पूरा रिमेंबर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम जो आप देख रहे हैं, डायग्राम मैं एज सच लास्ट में बताऊंगी सारे एक साथ, ठीक है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, सिमिलरली अब ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन दी अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने बताया कि टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वेलाई में जो प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट। एज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इज़ 20 to 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन। ये पॉइंट अच्छा है, इंपॉर्टेंट है कि जो ऑक्सीजन से ज़्यादा सोलिबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की होती है वो कितनी टाइम्स 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो अमाउंट ऑफ CO2 डेट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूज मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू डेट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए जो इसका डिफरेंस है डिफ्यूजन का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या, हमारे पास एल्वेलाई है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कैपिलरीज है। अब जो ये एल्वेलाई यहाँ पे अब जो रेड कलर का ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है ये हमारी एल्वेलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वो है, ये किससे बनी होती है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है, राइट। फिर उसके बीच में आती है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर ये हमारे पास कैपिलरीज है, और जो कैपिलरीज होंगी वो एंडोथीलियम की बनी होगी। यहाँ से ये आपको दिखा रहा है क्या डायग्राम में, ये हमारे क्या रेड ब्लड सेल है, ठीक है। ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी है, ये 1 सेल थिक है, यानी कि काफ़ी इसकी जो थिकनेस है आपको दिख रही होगी, बट ये 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। हम यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 मेजर लेयर होते हैं यहाँ पे, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम बता दिया, एंडोथीलियम, कैपिलरीज का, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में होती है। टोटल थिकनेस जो होती है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, इसलिए सारी सिचुएशन फेवर करते हैं डिफ्यूजन के लिए। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई, राइट। अब यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास CO2 है। अब इनका ट्रांसपोर्ट करेगा कौन, मतलब ये बाहर एटमॉस्फेयर से अंदर तो आ रही है, ठीक है, हमारे एल्वेलाई तक आ गई, लेकिन एल्वेलाई से ब्लड में एंड देन ब्लड से टिश्यू में लेके कौन जाएगा, ठीक है। इनके ब्लड ही लेके जाएगा, लेकिन ब्लड में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो ऑक्सीजन और CO2 को लेके जाएंगे, क्या इन दोनों की चीज़ें सेम है या अलग है, वो हम पढ़ते हैं, राइट। ओके, सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी टेबल बना रखी है जिससे आपको इजी होगा। ऑक्सीजन के लिए अगर हम बात करते हैं तो RBC के अंदर 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय दी RBC। अब RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इस तरह से स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर 4 साइट्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे Fe2+ होता है, Fe2+ के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन कंबाइन करता है और स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के यहाँ पे लग सकते हैं। तो RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसफ़र करता है, फिर प्लाज्मा के अंदर वो डिजोल्व फॉर्म में जाती है जो होती है 3%। उसी तरह से CO2 के अंदर बता रहे। सो लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। तो इसके अंदर में डिफरेंट वॉल्यूम्स बता रखे हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो कितनी ले सकते हैं, हम छोड़ते हैं तो कितनी छोड़ सकते हैं, तो उसके डिफरेंट हमें mls बताए हुए हैं, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम का मतलब वो वॉल्यूम होता है कि जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं
या फिर सांस छोड़ते, एक नॉर्मल रेस्ट पे है जो बंदा, ठीक है, रेस्ट पे बंदा है, ठीक है, एक बंदा है जो कि रेस्ट पे है, ठीक है, वो कितनी सांस ले रहा है और कितनी सांस छोड़ रहा है ना रेस्ट पोजीशन, ठीक है, उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और जो कि अप्रॉक्सीमेटली ना नॉर्मल रेस्पिरेशन वो कितनी होती है, 500 ml होती है। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि 500 ml है और 1 मिनट की बात करते हैं तो 60 सेकेंड्स कर देते हैं। नहीं, 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है, वो लेता है 12 to 50 टाइम्स अप्रोक्स। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू हमारी 6000 to 8000 ml मिलती है, नॉट लीटर, दैट इज़ इन ml, ठीक है। उसी तरह से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एडिशनल कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम अंदर ले सकते हैं, ठीक है, बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी कि ज़बरदस्ती हम जब खुद सांस लेते हैं तो हम कितनी ले सकते हैं, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2500 to 3000 ml, ठीक है। उसी तरह से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन जब वो खुद ज़बरदस्ती सांस छोड़ता है तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी वो छोड़ सकता है, वो छोड़ सकता है 1000 to 1100 ml। सो दैट सिंपल, ठीक है। तो आपको ये जो क्वांटिटीज़ है, ये 6000, 500 ml, 2500, 3000 ml, ये आपको लर्न करनी है। बिकॉज कई बार वो क्या करता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इसका सम कितना होगा वो ऑप्शन में पूछ सकता है, ठीक है। उसी तरह से IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, ये क्या होती है, हमारी कैपेसिटीज़ होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो उसका सम पूछ सकते हैं, तो हम यहीं से पता लगाएंगे, ठीक है। RBC है उसके अंदर 20 to 25% जाते हैं, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70% जाता है और प्लाज्मा की रिजोल्व फॉर्म में सबसे कम जाता है, दैट है 7%। तो ऑक्सीजन के अंदर सबसे ज़्यादा RBC के अंदर जाता है और CO2 के अंदर सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाता है। तो ब्लड एक मीडियम है जो कि ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ पे अब ये बता रखा है, सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो है CO2 का ट्रांसपोर्ट का इतना मेन फोकस नहीं करा है जितना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करा है, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया, हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का सब्सटेंस होता है जिसके अंदर आयरन होता है, ठीक है, इन दी RBC के अंदर। ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ एक रिवर्सिबल मैनर में कंबाइन होती है ताकि वो टूट भी सके। इरिवर्सिबल होगी तो टूटेगी नहीं, ताकि वो एक स्ट्रक्चर बनाए जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन को अगर बाइंड करना है ऑक्सीजन के साथ तो वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि प्राइमरी डिपेंडेंट है। बट और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, टेम्परेचर, ये ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो कि इसकी बाइंडिंग में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे एक सिग्मोइड कर्व दे रखा है, ठीक है। अभी जो सिग्मोइड कर्व है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। पहले हम कर्व को समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे हम NCERT की लाइंस में जाएंगे। तो बेसिकली ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है। ये जो हमारा ये जो ग्राफ बना हुआ है ये सिग्मोइड ग्राफ है, ठीक है, इसको सिग्मोइड शेप कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस साइड जो दे रखा है एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ पे दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारी mmHg यानी कि मर्करी में है, ठीक है। और वाई एक्सिस में जो दे रखा है वो दे रखा है परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितना कैसे कितना बाइंड हो रहा है, ठीक है, वो बता रखी है परसेंटेज, राइट। अब अगर हम बताते हैं, देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, इस पॉइंट पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे सपोज को यहाँ पे 30 है, राइट। तो 30 प्रेशर पे इसका जो ऑक्सीजन के साथ जो कर्व है, बाइंडिंग कर्व है, वो कितना है, वो अप्रोक्सीमेटली 50 है, ठीक है। अगर हम और इधर जाते हैं, राइट, 50 जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसकी बाइंडिंग और बढ़ गई, फॉर एग्जांपल 80 के करीब आ गई। तो इस साइड जाने पर क्या हो रहा है कि हमारा जो ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन कंबाइन हो रहा है उसकी परसेंटेज बढ़ रही है, राइट, ठीक है। अब जैसे जैसे इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन के साथ उसकी बाइंडिंग भी इंक्रीज़ होगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल सी। अब देखो यहाँ पे ना क्या होता है, यूज अ डिफरेंट कलर, ओके। अब देखो क्या होता है कि हमने यहाँ पे इतनी बात समझ में आई कि अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती है, राइट। उसी तरह से
अब हमारे पास एक कर्व आता है, एक होता है इस तरह से कर्व और एक होता है इस तरह से कर्व, ये दो कर्व आते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, दैट इज़ नॉर्मल कर्व, दैट इज़ नॉर्मल कर्व। ये जो होता है ये राइट टू शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, इस तरह से लिखा आएगा, एंड दैट इज शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। दैट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसका कहने का क्या मतलब है, कब, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कब ग्राफ राइट के टुवर्ड शिफ्ट होगा एंड कब ग्राफ लेफ्ट के टुवर्ड शिफ्ट होगा। अब देखो राइट के टुवर्ड शिफ्ट करने में हमें क्या दिखता है, अब वो हम देखते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमने प्लॉट करी वैल्यू इस तरह से और इस तरह से, राइट। ये हमारा मेन पॉइंट है, दैट इज़ द मेन पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट पे जाते हैं हम सीधा इस तरह से और इस पॉइंट पे जाते हैं। तो अगर ये वाले ग्राफ पे देखते हैं तो यहाँ पे बाइंडिंग कैपेसिटी विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द ऑक्सीजन अप्रोक्स 70 आ रही है, ठीक है। और इसी ग्राफ के ऊपर अगर हम जाते हैं तो इसकी कितनी अप्रोक्स 100 आ रही है, राइट। समझ आ रहा है। उसी तरह से अगर हम इस पॉइंट पे इसी ग्राफ पे जाते हैं तो यहाँ पे जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कितनी आ रही है, अप्रोक्स 40 आ रही है, यहाँ पे 70 आ रही है, यहाँ पे 100 आ रही है। अगर कहने का मतलब है अगर जो ग्राफ है वो हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है तो हमारी जो पार्शियल प्रेशर जो बाइंडिंग कैपेसिटी विद द हीमोग्लोबिन है वो इंक्रीज़ हुई है। और अगर हम राइट साइड जाते हैं तो हमारी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो हीमोग्लोबिन के टुवर्ड्स क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम एक ग्राफ की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कब लेफ़्ट और राइट के टुवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से शिफ्ट होगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सिंपल सी बात ये है कि कब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी। द क्वेश्चन इज राइजेज हेयर कि कब बाइंड होगी। ये तब बाइंड होगी जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, हायर होगा, जैसे हमने फर्स्ट ग्राफ में देखा था, ठीक है। जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, लो होगा। जब हमारा टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। जब हमारा हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन क्या होगी, लो होगी। उस कंडीशन में हमारा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। वही अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है वो हमें अगर डिक्रीज़ करवानी है तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को डिक्रीज़ करवा देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को इंक्रीज़ करवा देंगे, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करा देंगे और टेम्परेचर का क्या करा देंगे, इंक्रीज़ करा देंगे। तो इन दैट कंडीशन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जो डिसोसिएशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो टूटना, बाइंडिंग जो होगी वो टूटने लग जाएगी। सिंपल फंडा है, ये कंडीशंस याद करनी है और ये कंडीशंस याद करनी है कि कब राइट के साइड टुवर्ड्स शिफ्ट होता है और कब लेफ्ट के साइड शिफ्ट होता है। सिंपल। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, अब आपको पैराग्राफ बहुत स्मूथली जाएगा, ठीक है। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, and is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of carbon dioxide, hydrogen and concentration etc. on binding of oxygen with the hemoglobin. In the alveoli where there is a high pressure of O2, low pressure CO2, lesser hydrogen concentration, lower temperature, the factor are all favorable for the formation of oxohemoglobin, जो भी मैंने नीचे बताया। Whereas in the tissues where low pressure oxygen, higher partial carbon dioxide, higher H plus concentration, higher temperature exists, the condition are favorable for the dissociation of oxygen for the oxyhemoglobin, जैसे मैंने बताया। And this clearly indicates that oxygen gets bound to the hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissue surface। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाता है कि कितने ml जो होती है वो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है। तो एक 100 ml में से, ठीक है, 5 ml ऑक्सीजन क्या होती है, ट्रांसफ़र होते हैं एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। तो ये कंडीशन हमारी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। राइट। सो अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो बेसिकली जो ट्रैवल होती है बाया RBC वो एज अ कार्बी अमीनो हीमोग्लोबिन की तरफ होती है, जो कि 20 to 25% है। यहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन को कहते हैं जो वो बाइंड करती है।
और कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन जब CO2 बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द कार्बो अमीनो और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सो ये जो बाइंडिंग होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे डिपेंड करती है, लेकिन PO2 मेजो फैक्टर होता है जो कि इस बाइंडिंग को इफेक्ट कर सकता है। अगर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो CO2 की बाइंडिंग नहीं होगी, ज़्यादा होगा तो CO2 की बाइंडिंग नहीं होगी। When partial pressure of CO2 is high and PO2 is low, and that case more binding of carbon dioxide occurs, whereas PCO2 is low, partial pressure of high, in the alveolar dissociation is occur। ठीक है, तो वही बात है, जैसे मैंने ऑक्सीजन के बाद उसका उल्टा कर दो तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered to the alveoli. RBC contains a very high concentration of the enzyme that is called carbonic anhydrase. A minute quantities of the same is present in the plasma too. This enzyme facilitates the flowing reaction. बोर्ड एक्शन इंपॉर्टेंट है। इसका कहने का क्या मतलब है, जब हमारी CO2 RBC के अंदर जाती है तो वाटर के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ दैट एंजाइम, दैट इज एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो वो हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाती है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस की फॉर्म में फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन के अंदर और H+ के अंदर टूट जाती है। अब जब इसे दोबारा क्या जाना होता है टिश्यूज़ पे, RBC के अंदर इस तरह से फॉलो करती है, ठीक है। RBC के अंदर भी इस फॉर्म में रहती है। जब इसको फिर दोबारा एल्वेलाई के अंदर जाना होता है तो ये रिवर्स डायरेक्शन में चली जाती है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से CO2 रिलीज हो जाती है और फिर देन ये एल्वेलाई में चली जाती है। एट द टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म, CO2 डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, RBC एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन एट द एल्वेलरी साइड। यानी कि हमारा कार्बोनेट आयन है, ये हमारा हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। तो हमारे क्या होता है टिश्यू के अंदर, जैसे मैं बताया यहाँ पे अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू के अंदर इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये RBC के अंदर चला आता है, फिर RBC एल्वेलाई में चला आता है। एट द एल्वेलरी साइड वेयर PCO2 इज लो, द रिएक्शन proceeds in the opposite direction leading the formation of CO2 and H2 and thus CO2 is trapped as bicarbonate and the tissue level and transported to the alveoli as CO2, जो मैंने बताया रिवर्स डायरेक्शन में चली जाती है। अब यहाँ पे ये बोला गया कि एवरी 100 ml में से सिर्फ 4 ml ट्रांसफ़र होती है। बट अगर हमने ऑक्सीजन की बात करी तो वहाँ पे 5 ml था। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, क्योंकि वो एकदम ही 4, 5, 3 इस तरह से ऑप्शन लिख के देंगे। अब यहाँ पे आता है सिंपल सी बात है कि रेगुलेशन, अब हमें रेस्पिरेशन में रेगुलेशन करनी होती है तो किस तरह से होती है, तो बेसिकली हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करेगा, न्यूरल मैकेनिज्म होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 3 सेंटर्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, जो कि हमारे हिंड ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंदर होता है, ठीक है। हिंड ब्रेन के अंदर हमारा मेड्यूला ऑब्लिगेंटा रीजन के अंदर हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन करने के लिए। अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई या कम हुई तो कंट्रोल कर लेगा। एंड मेन फैक्टर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन ही क्यों बोला जा रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट देयर इज़ अ नो रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन कम होता है या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम पता लगा सके कि हमारे पास ऑक्सीजन कितना है और कितना नहीं। हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ही पता लगा सकती है। यही मैकेनिज्म है कि वो सिर्फ CO2 राइट तो उससे भी हमारा CO2 को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो कि कंट्रोल करेगा। अब ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ठीक है, अनदर सेंटर जो होता है वो पोन्स रीजन के अंदर ब्रेन के अंदर कोड क्या होता है, हिंड ब्रेन के अंदर एक पोन्स रीजन होता है, उसके अंदर क्या होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, जो कि मॉडरेट कर सकता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। बेसिकली ये क्या करेगा, हमेशा कम करेगा, ठीक है, इनहेलेशन को क्या करेगा, कम करेगा। तो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयरफॉर इसी तरह से रेस्पिरेटरी रेट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करेगा, हमेशा कम करेगा। उसी तरह से एक सेकेंड होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, जो कि एकदम बराबर में होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के, जो क्या करता है अगर CO2 के अंदर हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और हाइड्रोजन आयन के अंदर। अगर ये मतलब अगर CO2 और हाइड्रोजन आयन अगर ये बढ़ेंगे तो क्या करेगा, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा भाई कुछ कार, नहीं तो हम बॉडी क्या हो जाएगी,
डिसफंक्शन होने लग जाएगी, ठीक है, तो उसको वो संभाल लेगा। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिथम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड, ताकि ये सारे सब्सटेंस क्या जाए बाहर निकल जाए। उसी तरह से हमारे पास क्या होता है, एक रेसेप्टर्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर एरोटिक आर्ट पे और कैरोटिड आर्टरी पे, जो कि वो भी रिकग्नाइज कर सकते हैं CO2 की चेंज को और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की चेंज को, और ये भी रिथम सेंटर को ही सिग्नल भेजेंगे। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन दी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, कोई रोल नहीं होता। अब डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो ये तीनों ही जो डिसऑर्डर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अस्थमा भी इंपॉर्टेंट है, एफाइसीमा भी इंपॉर्टेंट है। अस्थमा की बात करते हैं, अस्थमा बेसिकली क्या होता है, ये ब्रोंकिया और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो हमने पढ़ा था, ट्रेकिया जब डिवाइड करता है ब्रोंकिया और ब्रोंक्यूल्स के अंदर, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन सूजन के कारण वीजिंग, सांस नहीं ले होती और थोड़ी बहुत कफ भी होती है, तो वो किस में होती है, अस्थमा में होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आती है, ठीक है। एफाइसीमा के अंदर क्या होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसके अंदर एल्वलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती हैं। एल्वलाई की जो वॉल्स हैं वो डैमेज होने के कारण इसका जो सरफेस एरिया वो कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से, रेस्पिरेटरी सरफेस कम होने की वजह से सांस में दिक्कत होती है। इसका वन ऑफ द मेन कॉजेज़ है दैट इज़ द सिगरेट स्मोक। जो सिगरेट पीते हैं वो बंद कर दो, नहीं तो आपको एफाइसीमा होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कब होती है, जो जैसे मजदूर वगैरह होते हैं जो कि फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, ये उनको होती है। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जहाँ में मिट्टी वगैरह पत्थर तोड़ने का काम ज़्यादा होता है, तो बहुत सारी डस्ट होती है। अब इतनी सारी डस्ट हमारी जो लंग्स है वो प्योरीफाई नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी जो हमने पढ़ा था जो कंडक्शन पार्ट है, ठीक है, कंडक्शन पार्ट के 4 फंक्शंस थे, राइट। एक तो ट्रांसपोर्ट करना, दूसरा ह्यूमिडिफाई करना, तीसरा बैक्टीरिया को ख़त्म करना, चौथा टेम्परेचर करना। तो जो बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म करेंगे वो प्योरीफाई फिल्टर भी करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी इतनी नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे अंदर फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या करने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं, डिवाइड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द फिब्रोसिस, से सूजन आ जाती है, फिब्रोसिस हो जाती है। इसकी वजह से सिलिकोसिस एक डिसीज़ है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर, सिलिकोसिस, ठीक है। तो इस तरह की डिसीज़ हो जाती है। ज़्यादातर ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें अच्छा प्रोटेक्टिव मास्क लगाना चाहिए, वो कपड़े वाला मास्क नहीं, ठीक है। होप सो गाइज यू अंडरस्टैंड होल दिस वीडियो। एंड डायग्राम की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एंड डोंट मिस एनी डायग्राम, बिकॉज हर एक डायग्राम में से वो कुछ लेबलिंग करने के लिए, ये वाले डायग्राम में लेबलिंग करने के लिए वो बोल सकते हैं, ठीक है। होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द ब्रीथिंग एंड exchange of gases, and please don't forget to subscribe my channel and hit the like button. Thank you.